बुद्धिमान वही जो मौके की नज़ाकत को समझते हुए अपने हर कार्य को पूर्ण करे और इसी लाइन को पूर्णता करने के लिए आज आपके सामने एक कहानी नई फिर लेके आ रहा हूँ। तो कहानी एक लड़की की है जो होती तो नाबालिग है लेकिन बहुत ही समझदार होती है। एक लड़की जिसकी उम्र महज 10 साल, नाम सुधा, अपने माता पिता के साथ जंगल में रहती है। चूँकि यह लोग आदिवासी प्रवृत्ति के होते हैं, इस कारण सांपों को पकड़ने का कार्य करते हैं और सपेरा बनकर जगह जगह के सांपों को पकड़ते हैं, ग्रामीण वासियों को दिखाते हैं और उनसे जो भी अन्न धन इत्यादि मिलता है उससे परिवार का पालन पोषण करते हैं। सुधा अपने परिवार में तीसरे नंबर की लड़की है। पहले नंबर पर महेश होता है, दूसरे नंबर पर छुटकी होती है और तीसरे नंबर पर सुधा होती है। सुधा अभी वर्तमान में 10 साल की है। वह चूँकि अपने से छोटा कोई होता नहीं है, वह जंगली साथियों के साथ, इट मीन्स जानवरों के साथ रहती है, खेलती है, कूदती है और उन्हीं के साथ अपना जीवन यापन करती है। चूँकि आदिवासी होने के कारण सुधा के माता पिता बहुत ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, इस कारण वह उस लड़की सुधा को किसी भी तरीके की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। लेकिन सुधा इतनी समझदार लड़की होती है कि वह अपने गांव वालों को और परिवार वालों को हर तरीके से प्रसन्न रखने का कार्य करती है। जंगलों में सुधा इस तरीके से फिट हो जाती है कि वहाँ के रहन सहन में जो उसके कुत्ते, बिल्ली, शेर, चीते इत्यादि जितने भी जानवर उसके साथ रहते हैं, उसके सुनने की, उनके बोलने के, उनके जितने भी तरीके हैं उन सब तरीक़ों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का वजह बन जाती है। कुल मिलाकर यूँ कहें कि सुधा एक समझदार, सामान्य सी दुबली पतली लड़की जो कि बहुत ही तीव्र बुद्धि की है। वह जानवरों के साथ रहती है, उनकी बोली भाषा पहचानती है, उनके भूख लगने पर, उनके चोट लगने पर हर तरीके की मनोवृत्तियों को समझते हुए उनके साथ खेलती कूदती और अपना जीवन व्यतीत करती है। धीरे धीरे करते हुए सुधा की शादी एक नए लड़के कल्लू के साथ, जो कि जंगल के उस पार गांव का रहने वाला है, उसके साथ तय हो जाता है। सुधा अपने माता पिता से शादी के बाद विदा होकर अपनी ससुराल जाती है। वहाँ कल्लू के साथ वह निवास करती है। साथ ही साथ अपने ससुराल के सास और ससुर, देवर, नंदोई, इन सब लोगों का कायदे से ख्याल रखती है। चूँकि बचपन से ही सुधा एक तीव्र बुद्धि की लड़की होती है, वह धीरे धीरे किसी तरीके से अपने जीवन को परिवार, ससुराल, इन सब के साथ मैनेज करते हुए जीती चली जाती है, बिना किसी हिचक, बिना किसी जोर, बिना किसी दबाव के। बहुत ही अच्छी तरीके से भली भांति का जीवन व्यतीत हो रहा होता है। धीरे धीरे करते हुए समय बीत जाता है और सुधा को 2 नन्ही जुड़वा बेटियों का जन्म होता है। सुधा उन दोनों का नाम चिंकी और मिंकी रख देते हैं। वो बेटियां इतनी सुंदर होती हैं कि सुधा उनका नाम प्रेम पूर्वक चिंकी और मिंकी कहकर उनको पुकारती है। धीरे धीरे करते हुए चिंकी मिंकी भी बड़ी होने लगती है। 2 साल महज बीता ही होता है कि सुधा की पिता की मृत्यु हो जाती है। अचानक से पिता के हुए देहावसान का समाचार पाकर सुधा अपने ससुराल वालों की इजाज़त से जाने की इच्छा व्यक्त करती है कि मुझे मायके जाना है। पति के आदेश के अनुसार उसे भेज दिया जाता है, किंतु पति साथ में नहीं जा पाता है क्योंकि उसे कार्यवश शहर जाना होता है। सुधा अपने दोनों बेटियों के साथ शहर के रास्ते होते हुए जंगल में प्रवेश करके अपने घर जाना चाहती है। वह रास्ते में पहुंचती ही है कि अंधेरा हो जाता है। चूँकि
पिता का जो देहांत होता है वह दोपहर के बाद होता है। इस कारण दोपहर के बाद निकलते निकलते उसके गांव पहुंचते पहुंचते उसे जंगल में ही रात हो जाती है। लेकिन चूंकि सुधा एक बहादुर लड़की होती है, वह अपनी हिम्मत जुटाकर अपनी दोनों बेटियों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए जंगल के रास्ते आगे बढ़ती है। अचानक से उसी जंगल में कुत्तों का भौंकना शुरू हो जाता है, सियारों का आवाज़ें आने लगती हैं, हाथी चिंघाड़ने लगते हैं। इन सब आवाज़ों से सुधा की जो बेटियां हैं चिंकी और मिंकी काफ़ी हद तक डर चुकी होती हैं। लेकिन सुधा चूँकि निर्भीक और बहादुर किस्म की लड़की है, वह नहीं डरती और वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है। अचानक से कुत्तों का धावा बोला जाता है। तभी सुधा अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते हुए शेर की चिंगार निकालती है। शेर की दहाड़ से जितने भी कुत्ते होते हैं वह सब भाग जाते हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत करते करते सुधा अपने परिवार पहुंचती है। वहां अपने पिता का मरणासन शरीर देखकर बहुत ही भावुक होती है, उनका दाह संस्कार कराती है और उसके बाद पुनः अपनी ससुराल लौट आती है। इतनी सी कहानी है और इस कहानी का मेन प्रेरणा स्रोत केवल और केवल उस बिंदु पर आता है जब वह जंगल के रास्ते अपने मायके जा रही होती है अपनी बेटियों के साथ, और उस जगह पर जब कुत्तों का धावा आता है तब चिंकी और मिंकी की रक्षा करने के लिए जो सुधा ने अपने बचपन के हुनर का प्रयोग किया और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, यही सबसे बड़ी बात। अगर उस समय उसकी बुद्धि काम न करती या अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय न देती तो निश्चित रूप से चिंकी मिंकी सहित सुधा का भी अंत हो जाता। इसी कहानी का मॉरल यही है कि हमें भी अपने जीवन में हर जगह अपनी बीती हुई और अपने वर्तमान में जितना भी अनुभव हमारे द्वारा प्राप्त किया जाता है, इन सारे अनुभवों को कलेक्ट करते हुए अपने समय समय पर बुद्धिमानी का परिचय देना चाहिए। वीडियो आगे भी और आएंगे। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।